नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था आधुनिक भारत में, यानी आधुनिक भारत का इतिहास हम आपको पढ़ा रहे थे। उसमें हमने पहले आपको निम्न जातीय आंदोलन पढ़ाया था, फिर जनजातीय आंदोलन पढ़ाया था, फिर उसके बाद यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यूरोपीय कंपनियों के आगमन में दोस्तों हम आपको पहले जो है पुर्तगालियों को पढ़ाए थे, फिर उसके बाद डच को पढ़ाए थे, फिर अंग्रेज को पढ़ाए थे, फिर उसके बाद हम डेनिश को पढ़ा कर समाप्त किए थे। उसके बाद हमारी जो आखिरी यूरोपीय शक्ति चल रही थी वह थी फ्रांसीसी। तो फ्रांसीसियों को हमने इसके पहले पढ़ाया था और इसके लास्ट वाले वीडियो में हमने आपको जो फ्रांसीसी और अंग्रेजों के मध्य जो कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ था उसे आपको अच्छे से बताने का प्रयास किया था। आज दोस्तों हम उसी फ्रांसीसी शक्ति के मध्य और ब्रिटिशर्स के मध्य जो कर्नाटक में एक नाटक हो रहा है, या कहें अपने प्रभुसत्ता को लेकर के कर्नाटक में ब्रिटिशर्स और जो है फ्रांसीसी एक दूसरे के आमने सामने हो रहे हैं। यानी क्षेत्रीय राजनीति में जो भारत के रजवाड़े हैं, चाहे वो कर्नाटक के अनवरुद्दीन हो, चाहे हैदराबाद के निजाम हो, और जो भी मराठे हैं, चाहे मराठे हो, चाहे मैसूर हो, चाहे मुगल सल्तनत हो, अब फ्रांसीसी और ब्रिटिशर्स एकदम उनके राजनीतिक मामलों में भी हस्तक्षेप कर रहे हैं। यानी उनके घरेलू मामले में भी अब ये यूरोपीय शक्ति हस्तक्षेप कर रही है। क्या करने के लिए दोस्तों? बस जमीन प्राप्त करने के लिए, टैक्स प्राप्त करने के लिए, पैसा प्राप्त करने के लिए, शोहरत प्राप्त करने के लिए और इज्जत प्राप्त करने के लिए। ये सब सारी चीजें दोस्तों अब हम आपको इस वीडियो में आपको बताने का प्रयास करेंगे फ्रांसीसियों के बारे में। तो इसके पहले हमने आपको कर्नाटक का प्रथम युद्ध आपको अच्छे से समझाया था। तो आइए दोस्तों देर न करते हुए समझने का प्रयास करते हैं कर्नाटक का द्वितीय युद्ध। दोस्तों द्वितीय युद्ध, कर्नाटक का जो द्वितीय युद्ध हो रहा है यह 3 चरणों में हो रहा है, यानी 3 स्टेप में यह युद्ध हो रहा है। एक जो पहला युद्ध जो हो रहा है दोस्तों, इसका जो सबसे बड़ा कारण यह है कि अंग्रेज और फ्रांसीसी अपने वैमनस्य यानी अपने आपसी साम्राज्यवादी वैमनस्य को लेकर के, इनका एक कारण तो है ही है कि ये लोग आपस अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं भारत में। कभी फ्रांसीसियों के आड़े में जो है अंग्रेज आते हैं, उनके रास्ते में रोड़ा जो है अंग्रेज पड़ते हैं, कभी अंग्रेजों के रास्ते में रोड़ा जो है फ्रांसीसी पड़ते हैं। यानी इनका आपसी वैमनस्य तो है ही है। साथ ही साथ दोस्तों एक तंजौर में जो है उत्तराधिकार के युद्ध में अंग्रेजों ने तंजौर के राजा की मदद किया था, और तंजौर के राजा ने इन्हें जो है अंग्रेजों को एक क्षेत्र दिया था, देवी कुटाई का क्षेत्र अंग्रेजों को दे दिए थे तंजौर के राजा। यानी वहां पर भी जो मेन राजा था उसकी मौत होती है। मौत के बाद आपसी संघर्ष होता है उत्तराधिकार के लेकर के, जिसमें अंग्रेज जो है तंजौर के राजा की मदद करते हैं। तंजौर का जो राजा होता है उन्हें देवी कुटाई का क्षेत्र देता है। यहाँ पर हमने लिखा भी है। यह देवी कुटाई का क्षेत्र जो है दोस्तों, फ्रांसीसी पहले से नजर गड़ाए थे कि यह देवी कुटाई का क्षेत्र वह अपने साम्राज्य में मिलाना चाहते थे। यानी उनकी नजर, फ्रांसीसियों की नजर देवी कुटाई के क्षेत्र पर भी था। ये एक बड़े लेवल पर कारण था दोस्तों। लेकिन जब कर्नाटक का युद्ध हो रहा है उसके पीछे तात्कालिक कारण क्या है? तात्कालिक कारण दोस्तों यह था कि कर्नाटक के शासक थे दोस्त अली। जब दोस्त अली की मृत्यु हो जाती है तो दोस्त अली के एक लड़के हैं अनवरुद्दीन, और उनका एक दामाद है, उसका नाम था दोस्तों ये चंदा साहिब। यानी दोस्त अली के पुत्र अनवरुद्दीन और उनके दामाद, किनके? दोस्त अली के दामाद चंदा साहिब के मध्य उत्तराधिकार का युद्ध होता है। इसी उत्तराधिकार के युद्ध में आप देखिए कि जो दोस्त अली का जो पुत्र है अनवरुद्दीन के सपोर्ट में अंग्रेज आते हैं, और जो दामाद है चंदा साहिब, इसके सपोर्ट में फ्रांसीसी आते हैं। और इसी के सपोर्ट में जो है दोस्तों हैदराबाद का मुजफ्फर जंग भी इसके साथ आके मिल जाता है, क्योंकि कर्नाटक और हैदराबाद की लोकेशन कहीं न कहीं पैरेलल है, सेम है। तो अभी आप देखेंगे कैसे जो पहला स्टेप में जो युद्ध हो रहा है, यानी पहले चरण में जो अंबूर का युद्ध हो रहा है, इसके 3 चरण होते हैं। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण। यह तीनों चरण एक दूसरे से इंटरलिंक है। अगर आप अच्छे से देखेंगे तभी आपको यहाँ जो कर्नाटक में नाटक हो रहा है आप अच्छे से समझ पाएंगे। अन्यथा पढ़ाने वाले लोग तो इस युद्ध को बस हाईलाइट करते हुए बस खाली कर्नाटक का प्रथम युद्ध, द्वितीय, तृतीय युद्ध डेट करके मेंशन करके आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ा सा अनवरुद्दीन के बारे में भी बता देते हैं। तो दोस्तों हुआ क्या कि हमने आपको कारण बताया, राजनीतिक और व्यापारिक वर्चस्व को लेकर अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य 3 चरणों में दूसरा कर्नाटक का युद्ध हो रहा है। कर्नाटक के
शासक दोस्त अली की मृत्यु के बाद पुत्र और दामाद में उत्तराधिकार को लेकर के युद्ध हो गया, हमने यहाँ पर लिखा भी है। अब दोस्तों जो कर्नाटक का द्वितीय युद्ध चल रहा है 1749 से 1754 के मध्य, तो दोस्तों कर्नाटक का जो प्रथम चरण का युद्ध चल रहा है उसे अंबूर का युद्ध कहते हैं। 1749 में एक युद्ध होता है किनके बीच, चंदा साहिब और अनवरुद्दीन के बीच। चंदा साहिब के साथ मुजफ्फर जंग है, फ्रांसीसी हैं, अनवरुद्दीन के साथ अंग्रेज हैं। एक हल्की सी झड़प हुई है, युद्ध हुआ अंबूर का युद्ध। अंबूर का युद्ध जो हुआ दोस्तों, यह पहले चरण में, यानी युद्ध का यह पहला चरण था। इस पहले चरण में अनवरुद्दीन की पराजय हुई, यानी अंग्रेज जिनके साथ थे अनवरुद्दीन के साथ, इसमें अनवरुद्दीन की पराजय हुई और अनवरुद्दीन की हत्या कर दी गई। जब हत्या कर दी गई तो अब कर्नाटक का नवाब कौन बना, कर्नाटक का नवाब बन गए चंदा साहिब। चंदा साहिब कर्नाटक के नवाब बन गए और यह जो है आरकाट को अपनी राजधानी बनाए। कहाँ, कर्नाटक में आरकाट को अपनी राजधानी बनाए। और जब इनकी मदद कौन किए थे दोस्तों, चंदा साहिब की मदद कौन किए थे, फ्रांसीसी। तो फ्रांसीसियों को क्षेत्र क्या मिला मदद करने के एवज में, फ्रांसीसी गवर्नर को पांडिचेरी के पास 80 गांव मिले। यानी फ्रांस का जो गवर्नर था डुप्ले ने जब इन चंदा साहिब की मदद की, चंदा साहिब जीत गए, अनवरुद्दीन की हत्या कर दिए, तो उस युद्ध के हार जाने में, यानी युद्ध लड़ने के बदले में उन्हें जो है 80 गांव मिले। किन्हें, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को। ये यूं ही नहीं रुका दोस्तों, अनवरुद्दीन जो युद्ध में मारे गए थे, इनका एक बेटा था, उसका नाम था मोहम्मद अली। यह भागकर अंग्रेजों का एक किला था तिरुचिरापल्ली, यानी तमिलनाडु भाग गया। तिरुचिरापल्ली अगर हम आपको बात करें तो कर्नाटक मान लीजिए यहाँ पर है, यहाँ पर था, और ये तमिलनाडु का क्षेत्र है दोस्तों। तो ये तिरुचिरापल्ली आ गया, तिरुचिरापल्ली आ गया। अगर इसे हम तिरुचिरापल्ली माने तो अनवरुद्दीन का पुत्र मोहम्मद अली भागकर अंग्रेजों के दुर्ग तिरुचिरापल्ली में शरण ले लिया, यानी कर्नाटक से भाग करके तमिलनाडु आकर तिरुचिरापल्ली में शरण ले लिया। लेकिन चंदा साहिब का जो पुत्र था राजा साहिब, वह तिरुचिरापल्ली के किले को घेर लिया, यानी जो यहाँ पर दुर्ग था उस दुर्ग के चारों तरफ उसने जो है सेना लगा करके ऐसे इस तिरुचिरापल्ली के किले को या दुर्ग को घेर लिया। अब ये युद्ध का प्रथम चरण था। दूसरा चरण कहाँ से स्टार्ट होता है दोस्तों, दूसरा चरण यहाँ से स्टार्ट होता है कि हैदराबाद में भी ऐसी ही परिस्थितियां क्रिएट हो रही। क्यों क्रिएट हो रही, क्योंकि हैदराबाद में यहाँ के नवाब आसफ जाह निजाम शाह की मृत्यु के बाद पुत्र एवं भांजे के मध्य उत्तराधिकार का युद्ध हो गया। यानी आसफ जाह निजाम शाह जो हैदराबाद के निजाम थे, इनकी मृत्यु जब हो गई तो इनका पुत्र एवं भांजे के मध्य उत्तराधिकार का युद्ध होता है। इसमें भी एक तरफ अंग्रेज है और एक तरफ फ्रांसीसी पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं। किनका सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे इनका पुत्र था आसफ जाह निजाम शाह का नासिर जंग, इसके साथ अंग्रेज थे, और दूसरा दोस्तों था मुजफ्फर जंग, और इसके साथ फ्रांसीसी थे, और प्लस चंदा साहिब थे यहाँ के। क्योंकि मुजफ्फर जंग ने इनका साथ दिया था तो चंदा साहिब इनका साथ दे रहे हैं। किनका, मुजफ्फर जंग का। तो अब दोस्तों घटना क्या घटती है आप यहाँ से अच्छे से समझिएगा, क्योंकि जिंजी के तट पर युद्ध हुआ, नासिर जंग ने संयुक्त सेना को हरा दिया। इसने जो है युद्ध में किसे हरा दिए, मुजफ्फर जंग को हरा दिए। मुजफ्फर जंग हार गए, और जब मुजफ्फर जंग हार गए दोस्तों तो जिंजी के तट पर युद्ध हुआ, नासिर जंग ने संयुक्त सेना को हरा दिया, यानी नासिर जंग जीत गया। लेकिन अब घटना क्या घटी कि डुप्ले द्वारा प्रलोभन देकर नासिर की सेना में विद्रोह करा दिया। फिर नासिर जंग की हत्या हो गई। क्या हुआ क्या कि नासिर जंग तो जीत गया, लेकिन जैसे ही जंग जीतने के बाद जो संबोधन पे आया कि सेना का जो है जो योगदान दिए हैं उनके कुछ इनाम उन्हें दिया जाए, तो इसी में कुछ डुप्ले ने कूटनीति किया कि सेना में प्रलोभन दे दिया कुछ अधिकारियों को, और आपस में विद्रोह हो गया कि उनकी नासिर जंग की सेना में विद्रोह इस लेवल पे पहुंचा कि नासिर जंग की हत्या कर दी गई। इस तरह डुप्ले ने अपने कूटनीतिक माध्यम से मुजफ्फर जंग को अगला नवाब बना दिया हैदराबाद का। अब देखिए दोस्तों, नासिर जंग जीता, डुप्ले ने कूटनीति के माध्यम से इसके सेना में विद्रोह कराकर इसकी हत्या करवा दिया, हैदराबाद की गद्दी पर मुजफ्फर जंग को बैठा दिया। अभी मुजफ्फर जंग के साथ क्या हो रहा है देखिए, मुजफ्फर जंग ने मद्रास एवं पांडिचेरी के पास जमीन दी एवं कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक का गवर्नर बनाया। अब भाई फ्रांसीसियों ने मुजफ्फर जंग को बनाया नवाब हैदराबाद का, तो मुजफ्फर जंग इन्हें क्या दे रहा फ्रांसीसियों को, मुजफ्फर जंग ने पांडिचेरी के पास जमीन दी एवं कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक का इन्हें गवर्नर बना दिया। कृष्णा नदी अगर मान लीजिए यहाँ पर थी, यहाँ पर बह रही है, तो कृष्णा नदी से लेकर के
इस कन्याकुमारी तक का जो है जितने भी फ्रांसीसी के अंडर में क्षेत्र आता था और हैदराबाद के नवाब के अंडर में जितना क्षेत्र आता था वहां का उन्होंने इन्हें गवर्नर बनाया, किन्हें, फ्रांसीसियों को। अब हुआ क्या, मुजफ्फर जंग भाई अब नवाब बन गया हैदराबाद को, तो इसे भेजा जा रहा है हैदराबाद। हैदराबाद किसके नेतृत्व में भेजा रहा है, बुस्सी के नेतृत्व में भेजा जा रहा है मुजफ्फर जंग को। अब मुजफ्फर जंग को जब बुस्सी के नेतृत्व में मुजफ्फर जंग को हैदराबाद ले जाया जा रहा था तो रास्ते में पठानों ने हमला करके हत्या कर दी, मतलब फिर घटना घट गई। नासिर जंग भी मारा गया, मुजफ्फर जंग हैदराबाद का नवाब बना, डुप्ले से बनाया। लेकिन अब मुजफ्फर जंग जब रास्ते में जा रहा था तो इसकी जो है पठानों ने हत्या कर दी। अतः डुप्ले की मदद से नासिर जंग का छोटा भाई यानी इसका, पहले इसकी हत्या करवाया डुप्ले, इसे बनाया, फिर इसकी हत्या करवाया, अब इसका छोटे भाई यानी नासिर जंग का छोटा भाई जिसका नाम था सलावत जंग हैदराबाद का नवाब बना। इसने डुप्ले को उड़ीसा का उत्तरी सरकार तट का क्षेत्र दे दिया। यानी अब देखिए फ्रांसीसी का जो गवर्नर था डुप्ले कितना कूटनीति का चालाक, कितना मतलब किस प्रकार की कूटनीति कर रहा है। पहले उसने जो है इन्हें अनवरुद्दीन को मरवा करके पांडिचेरी में 80 गांव के बराबर जमीन उसने कब्जा किया। फिर नासिर जंग की हत्या करवाया। मुजफ्फर जंग से जो है उसने कृष्णा नदी और पांडिचेरी तक का जमीन लिया। फिर मुजफ्फर जंग को मरवाया, सलावत जंग को गद्दी पर बैठाया, उड़ीसा का उत्तरी सरकार का तट लिया। यानी यहां भी जमीन इसने प्राप्त किया, यहां भी जमीन प्राप्त किया, यहां भी जमीन प्राप्त किया। अब देखिए 3 जगह पर जमीन प्राप्त किया डुप्ले। लेकिन घटना क्या घटती दोस्तों, यह युद्ध का तीसरा चरण हो गया, दूसरा चरण हो गया। पहले चरण में ये, दूसरे चरण में ये, अब युद्ध का तीसरा चरण हो रहा है। तीसरा चरण क्या हो रहा है दोस्तों कि जब चंदा साहिब का पुत्र राजा साहिब ने त्रिचिरापल्ली को घेर लिया था। ये त्रिचिरापल्ली पहले स्टेप में हमने आपको बताया था, त्रिचिरापल्ली को घेरा था। तो वहीं पर लॉर्ड क्लाइव, अभी आप देखेंगे 1764 का जो प्लासी का युद्ध जीतता है जिसमें लॉर्ड क्लाइव की बड़ी भूमिका होती है। तो लॉर्ड क्लाइव वही उसी समय यहाँ पर क्लर्क के रूप में नौकरी कर रहा था त्रिचिरापल्ली का जो दुर्ग था, और बड़े ओहदे पद पर पहुंच चुका था त्रिचिरापल्ली में। लॉर्ड क्लाइव की सलाह पर लॉर्ड क्लाइव ने सलाह दिया कि मराठों को और तंजौर के राजाओं को, मराठों के सैनिक जो हैं, तंजौर के जो सैनिक हैं और मैसूर के सैनिकों का एक त्रिगुट बनाया। और इस त्रिगुट को बनाने के बाद इसने आग्रह किया कि क्या गठबंधन बनाया। क्लाइव की सलाह पर मराठे, तंजौर और मैसूर का गठबंधन बनाया गया और यह गठबंधन कर्नाटक की राजधानी अर्काट पर घेराबंदी करता है। जो यह त्रिगुट बनाया गया तो कर्नाटक की राजधानी थी अर्काट, यहां पर मान लेते हैं। यहाँ पर शासक कौन है, यहाँ पर चंदा साहिब है, चंदा साहिब है, यहाँ पर उसका लड़का राजा साहिब है। मतलब राजा साहिब यहाँ घेराबंदी किया, चंदा साहिब यहाँ है। तो क्लाइव ने उसी त्रिगुट को, इन त्रिगुट के जो सैनिक थे इन्हें कहा कि यार कर्नाटक की राजधानी आरकाट पर घेरा बना दी। इन्होंने यहाँ पर आरकाट पर घेरा बना दिया। जब यह बात इस राजा साहब को पता चला कि हम तो यहाँ त्रिचिरापल्ली में घेरा डाले हैं, वहां हमारे पिताजी को के किले को भी घेर लिया गया है, तो चंदा साहब ने कुछ सैनिक को जो है यहां से भेजता कहां, अर्काट। और जैसे ही अर्काट भेजता है तैसे ही यहाँ का जो योग्य सेनापति होता, प्रमुख सेनापति होता, मेजर होता, उसका नाम था लॉरेंस, ने राजा साहब की हत्या करवा दी। जैसे ही यहाँ थोड़ा सा सैनिक ढीले पड़े त्रिचिरापल्ली में तो राजा साहब की हत्या करवा दिया। कौन, लॉरेंस ने। उधर गठबंधन ने अर्काट पर हमला कर दिया। यानी यहाँ राजा साहब भी मारे गए और ये चंदा साहब भी मारे गए, ये भी और ये भी। यानी चंदा साहब भी यहां मार दिए गए और राजा साहब यहां मार दिए गए। अब कर्नाटक की गद्दी हो गई खाली। तो हमने आपको यहाँ पर फैक्ट वाइज लिखा, अगर आप अच्छे से देख सकते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो हमला कर क्लाइव की सलाह पर मराठे, तंजौर, मैसूर का गठबंधन बनाया गया और यह गठबंधन कर्नाटक की राजधानी अर्काट पर घेराबंदी करती। इससे चंदा साहिब का पुत्र राजा साहिब कुछ सैनिक को त्रिचिरापल्ली से अर्काट भेजा। इसी कमजोरी से मेजर लॉरेंस ने राजा साहिब की हत्या कर दी। उधर गठबंधन ने अर्काट पर हमला कर दिया। सैंडर्स के नेतृत्व में तंजौर के राजा चंदा साहिब की हत्या कर दी गई।
यानी चंदा साहिब इधर मार दिए गए और उनके पुत्र राजा साहिब इधर मार दिए गए। अब अंग्रेजों की मदद से हैदराबाद की गद्दी पर मोहम्मद अली बैठा। इस हैदराबाद की गद्दी पर कौन बैठा? मोहम्मद अली बैठा अंग्रेजों की मदद से। इसमें विशेष क्या हुआ दोस्तों? विशेष यह हुआ कि डुप्ले ने फिर कूटनीतिक चाल से मराठे में मैसूर को अपने पाले में कर लिया और तंजौर को कहा कि आप तटस्थ रहिए। संयोग से फ्रांसीसी सरकार ने डुप्ले को वापस बुला लिया, क्योंकि डुप्ले इतना युद्ध में उलझ चुका था कि कंपनी जो है यह घाटे में चल रही थी। तो इसलिए फ्रांस के जो भी गवर्नर थे, सम्राट थे, वह बहुत डुप्ले से नाराज चल रहे थे और नया गवर्नर बनाया गया गौडेहू के। तो गौडेहू ने 1754 में पांडिचेरी की संधि कर ली। इसी से दूसरा कर्नाटक का युद्ध समाप्त हो गया। हमने यहाँ पर फैक्ट वाइज लिखा भी है। तो यह था दोस्तों कर्नाटक का दूसरा युद्ध। आपको वीडियो कैसा लगा? कमेंट और लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। हमारे YouTube चैनल का नाम है ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया। आप वहां पर भी जाकर के अच्छे से YouTube पे पढ़ सकते हैं और अपने दोस्तों, छोटे भाई बंधुओं को जोड़ सकते हैं। बस आज इतना ही दोस्तों। यदि कोई कमियां रह गई तो आप जरूर बताइएगा। धन्यवाद।